We have Arbitration and Conciliation Act, Arbitration and Conciliation Act 1996। तो आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग तो आपने काफी कुछ डिस्कस किया था। अब यहाँ काउंसिलेशन को लेकर कुछ सेक्शंस एडेड है, काउंसिलेशन को लेकर कुछ सेक्शंस एडेड है। तो आप देखोगे सबसे पहले इन इंडिया काउंसिलेशन इज गवर्न्ड बाय द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 एंड बाय सेक्शन 89 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908। Section 61 of Arbitration and Conciliation Act 1996 states that any dispute arising out of a legal relationship, whether contractual or not, can be conciliated। तो यहाँ पे बेसिकली काउंसिलेशन को लेकर कुछ सेक्शंस एडेड हैं। Important statutory provisions as contained in Arbitration and Conciliation Act 1996 are given below। Section 62 commencement of conciliation proceedings, conciliation proceedings commence कैसे होंगी। और Section 76 termination of conciliation proceedings, कि conciliation proceedings terminate कैसे होंगी, है ना। तो ये दो sections हैं जो conciliation के रिस्पेक्ट में ऐड हुआ है। Section 62 conciliation proceedings commence कैसे होगा और Section 76 conciliation proceedings terminate कैसे होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, काउंसिलेशन के अंदर ना हमेशा दोनों पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट चाहिए होता है। दोनों पार्टीज म्यूचुअली राजी हैं और राइटिंग में एग्री करती हैं, तब जाकर एक काउंसलर अपॉइंट किया जाता है और काउंसलिंग के थ्रू मामला सॉल्व होता है। लेकिन दोनों में से कोई भी एक पार्टी अगर मान लो बीच में भी मना कर देता है कि भाई आई एम नॉट हैप्पी विद द काउंसिलेशन और मैं नहीं चाहता कि काउंसिलेशन के थ्रू मामला सॉल्व हो, तो ये जो काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स है वहीं टर्मिनेट हो जाता है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन काउंसिलेशन एंड आर्बिट्रेशन, राइट। तो सबसे पहले है सेक्शन 62 कमेंसमेंट ऑफ काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स। तो सबसे पहले बोला गया कि एक पार्टी जो काउंसिलेशन चाहता है वो दूसरे पार्टी को रिटर्न में इन्विटेशन देगा कि भैया हमारा जो डिस्प्यूट है वो फलाने मुद्दे को लेकर है, फलाने चीज को लेकर है और मुझे लगता है कि काउंसिलेशन एक्ट के तहत काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स के थ्रू हमारा मामला सॉल्व किया जा सकता है। तो एक पार्टी राइटिंग में क्या कर रहा है, दूसरे पार्टी को इन्विटेशन भेज रहा है और फिर दूसरा पार्टी क्या करेगा, उस इन्विटेशन को पढ़ेगा और एक्सेप्टेंस दे देगा, तब जाकर क्या हो जाएगा, काउंसिलेशन प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरे पार्टी ने अगर रिजेक्ट कर दिया, दूसरे पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया या फिर सामने वाले का जो इन्विटेशन है उसका जवाब नहीं दिया, 30 डेज से ज्यादा हो गया जवाब नहीं दिया, तो माना जाएगा कि उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इन्विटेशन को। एकदम सिंपल सी चीज है। तो एक पार्टी यहां पे रिटर्न इन्विटेशन भेजती है दूसरे पार्टी को, दूसरा पार्टी या तो एक्सेप्ट कर लेता है, जो इन्विटेशन भेजा जाता है वो भी राइटिंग में होता है, जो एक्सेप्टेंस आता है वो भी राइटिंग में होता है, तो काउंसिलेशन कमेंस हो जाता है। लेकिन अगर एक पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया या 30 डेज के अंदर जवाब नहीं दिया तो उसको भी रिजेक्शन ही माना जाएगा। The party initiating conciliation shall send to the other party a written invitation to conciliate under this part, briefly identifying the subject of the dispute. Conciliation proceedings shall commence when the other party accepts in writing the invitation to conciliate. If the other party rejects the invitation, there will be no conciliation proceedings. If the other party initiating conciliation does not receive a reply within 30 days from the date on which he sends the invitation or within such other period specified in the invitation, he may elect to treat this as a rejection of the invitation to conciliate, and if he so elects, he shall inform in writing the other party accordingly। मतलब सिंपल है, ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है। उसके बाद वी हैव सेक्शन 76 टर्मिनेशन ऑफ काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स। तो देखो यार, ये जो काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स है ये टर्मिनेट कब होगा, तो अल्टीमेटली जब दोनों पार्टीज मान जाए, जो काउंसलर का फैसला उसको एग्री कर जाए, फाइनली दे एग्री टू कम टू एन सेटलमेंट, फाइनली दे एग्री टू कम टू ए सेटलमेंट और दोनों पार्टी साइन कर दे सेटलमेंट एग्रीमेंट, तो अपने आप ही काउंसिलेशन प्रोसीडिंग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या फिर काउंसिलेटर को लगता है कि भैया, काउंसिलेटर को लगता है, मान लो काउंसिलेशन चल रहा है वहां पे और काउंसिलेटर को लगता है कि भैया डिस्प्यूट तो सॉल्व नहीं हो रहा काउंसिलेशन से, और अब ये कितना भी काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स के थ्रू मामले को तुम घसीट लो बट इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। सो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन काउंसिलेटर क्या कर सकता है, रिटन डिक्लेरेशन दे सकता है आफ्टर कंसल्टिंग विद द पार्टीज कि भैया जो भी फर्दर एफर्ट्स है काउंसिलेशन में वो लगाना बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, बेकार है, एंड अकॉर्डिंगली हम काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टीज आपस में एग्री होकर एक रिटन डिक्लेरेशन दे रही है काउंसिलेटर को कि हम काउंसिलेशन प्रोसीडिंग से बाहर आना चाहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पार्टी खाली राइटिंग में दे दे दूसरे पार्टी को और काउंसिलेटर को कि मैं काउंसिलेशन का प्रोसीडिंग्स है उससे बाहर आना चाहता हूं, बिकॉज अल्टीमेटली काउंसिलेशन में क्या होगा कि इट हैज टू बी विन विन डिसीजन बिटवीन बोथ ऑफ देम, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए रिटर्न में। तो या तो दोनों पार्टीज मना कर रही है राइटिंग में, काउंसलर को बता रही है, या एक पार्टी भी मना कर रहा है दूसरे पार्टी को बता रहा है, काउंसिलेटर को बता रहा है, तो इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर टर्मिनेशन ही माना जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स ही माना जाएगा। Section 76 termination of conciliation proceedings. The conciliation proceeding shall be terminated by the signing of the settlement agreement by the parties on the date of the agreement or by a written declaration of the conciliator after consulting with both the parties to the effect that further efforts at conciliation are no longer justified on the date of declaration,
or by a written declaration of the parties addressed to the councillator to the effect that councillation proceedings are terminated on the date of declaration, or by a written declaration of a party to the other party and the councillator if appointed to the effect that the councillation proceedings are terminated on the date of declaration.